नमस्कार। आपका अपने चैनल बैंकिंग पराशर में फिर से स्वागत है। अपने वादानुसार बैलेंस शीट टॉपिक पर दूसरा वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद है आपने हमारा पहला वीडियो देख लिया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए हैं, आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में असेट और लायबिलिटी के बारे में देखा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं। यदि बिजनेस एंटिटी के बुक में क्रेडिट बैलेंस हो तो वह लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होगी, और यदि बिजनेस एंटिटी के डेबिट बैलेंस हो उसके बुक में तो वह असेट साइड में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस यदि आपके पास अवेलेबल हो, अकाउंट्स में अवेलेबल है, यदि उसके आगे CR लिखा हुआ है तो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, यदि उसके आगे अमाउंट के आगे DR लिखा हुआ है तो हमारे लिए असेट होगी। इसी तरह से यदि किसी एंटिटी को प्रॉफिट हो तो वह हमेशा लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट होती है, जो नेटवर्थ में रिजर्व का एक पार्ट होता है, और यदि लॉस हो तो वह असेट साइड में रिफ्लेक्ट होती है और वो असेट साइड में इंटेंजिबल असेट का पार्ट होती है। जैसा कि इस क्लासिफिकेशन में आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि असेट और लायबिलिटी आपके अलग अलग इसमें दिए हुए हैं। अब इस आठों बास्केट में जो 3 लायबिलिटीज़ के हैं, 4 असेट के हैं और एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने इस स्लाइड के बारे में पिछले वीडियो में जरूर जान लिया होगा। अब जैसे पहला हमारा है वो है नेटवर्थ। नेटवर्थ को के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस। कैपिटल प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है, यदि वो सोल प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का कैपिटल है, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है, और यदि कंपनी है तो कंपनी का पेड अप कैपिटल है। अब हम पेड अप कैपिटल की बात क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी के केस में हम पेड अप कैपिटल को ही लेते हैं। इसमें जैसे कैपिटल की बात हम जब करते हैं तो कैपिटल 4 तरह के होते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वह कैपिटल होता है जो कि कंपनी मार्केट से रेज कर सकती है। इशूड कैपिटल वह कैपिटल होती है जो जिस समय कंपनी रेज कर रही है उस समय उसको जो ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर टाइम में जो ज़रूरत है वो रेज कर रही है, तो उसका इशूड कैपिटल होगा। सब्सक्राइब कैपिटल वह कैपिटल होता है जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब की जाती है, जबकि पेड अप कैपिटल ही एक ऐसा कैपिटल है जो अलॉटमेंट के बाद पब्लिक द्वारा पैसा पे किया जाता है। तो असली में कंपनी में जो इन्वेस्ट की जाती है पब्लिक के द्वारा वह अमाउंट पेड अप कैपिटल ही होता है, इसलिए हम पेड अप कैपिटल को ही कैपिटल का पार्ट मानते हैं। दूसरा हमारा है रिजर्व। रिजर्व वह पार्ट है जो बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए रखा जाता है। ये मुख्यतः डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट का हिस्सा बच जाता है वह रिजर्व कहलाता है। रिजर्व 2 प्रकार के होते हैं, ये रिवेन्यू रिजर्व हो सकता है या कैपिटल रिजर्व हो सकता है। रिवेन्यू रिजर्व के तहत हम कोई जनरल रिजर्व भी हो सकता है या स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है। यदि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई अमाउंट रखा गया है रिजर्व के रूप में तो वह स्पेसिफिक रिजर्व माना जाता है, अन्यथा वो जनरल रिजर्व होता है। जैसे कि यदि हमने कोई बैड डेब्ट के लिए स्पेशल कोई रिजर्व रखा हुआ है तो वो हमारा स्पेसिफिक रिजर्व कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल रिजर्व की, जो कि प्रॉफिट के हिस्से से रखी जाती है, और यदि कोई बैंकिंग कंपनी प्रॉफिट में है तो उस कंपनी को अपने प्रॉफिट का मिनिमम 20% रिजर्व के रूप में रखा जाता है डिविडेंड डिक्लेयर करने के पहले, और यह उसकी बाइंडिंग है। तो कैपिटल रिजर्व के तहत सबसे पहला आता है शेयर प्रीमियम रिजर्व। शेयर प्रीमियम रिजर्व का मतलब होता है कि यह शेयर के पार वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के डिफरेंस का अमाउंट है। जैसे कि यदि किसी शेयर का पार वैल्यू 10 रुपये था और आज उस शेयर की वैल्यू 15 रुपये हो गई, तो 5 रुपये का जो डिफरेंस है उसको यदि नंबर ऑफ शेयर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट हमारा मिलता है वो हमारा शेयर प्रीमियम रिजर्व कहलाता है। दूसरा हमारा आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व।
यह लॉन्ग टर्म असेट जो हमारा होता है, उस असेट के वैल्यू के अप्रिसिएशन पर जो अमाउंट होता है वह हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व कहलाता है। जैसे कि यदि हमारा लॉन्ग टर्म असेट का वैल्यू पहले 50 लाख था, अब यदि आज हमने उसका वैल्यू करवाया, रीवैल्यू करवाया और करवाने के बाद यदि वो 55 लाख रुपये हो गया, तो लायबिलिटी साइड में डिफरेंस जो 5 लाख रुपये का है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के तहत हम रिफ्लेक्ट करते हैं। यह नॉमिनल अमाउंट होता है, इसलिए एज ए बैंकर हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को कंसीडर नहीं करते हैं। लास्ट आइटम है हमारा सरप्लस। सरप्लस प्रॉफिट का वैसा पार्ट है जो किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया गया हो। जैसे कि यदि कोई मशीनरी 20,000 रुपये में खरीदी गई है और डिप्रिसिएशन के तहत उसको अगले 5 साल में उसकी वैल्यू 0 करनी है, और 5 साल के बाद 0 होने के बाद भी यदि उस मशीनरी को हमने 2,000 रुपये में बेच दिया, तो वो 2,000 रुपये का जो अमाउंट है वो हमारा सरप्लस में लिखा जाएगा, ना कि हम उसको कभी भी सरप्लस अमाउंट में ही उसको हम कंसीडर करेंगे। वो कभी भी हमारा रिजर्व का पार्ट नहीं होगा। नेटवर्थ में एक बात और हमें जानना चाहिए कि नेटवर्थ कोई भी फिक्स चार्ज जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह इंटरेस्ट या कमीशन नहीं देता है। इसमें नेटवर्थ के ऊपर हमेशा डिविडेंड ही पे किए जाते हैं। इसके अलावा नेटवर्थ से संबंधित कुछ और 2 चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि एक क्वासी कैपिटल है। क्वासी कैपिटल जो है वो वेरी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड कहलाता है, जैसे कि मार्जिन मनी है या सीड कैपिटल, नाबार्ड, सिडबी या केवीआईसी के द्वारा दिए जाते हैं। ये भी हमारे क्वासी कैपिटल है, जो कैपिटल का पार्ट हम मान सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई अनसिक्योर्ड लोन फ्रेंड या रिलेटिव से लिया गया हो और वो फ्रेंड या रिलेटिव ये लिख के दे कि जब तक बैंक का लोन होगा तब तक ये पैसा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वो कंपनी से नहीं मांगेगा, तो उस केस में वो जो अनसिक्योर्ड लोन है वो भी कैपिटल का पार्ट माना जाता है। तो इसके लिए जो लेटर में लिख के देता है वो लेटर हमारा लेटर ऑफ पेगिंग कहलाता है। अर्थात यदि लेटर ऑफ पेगिंग जिस इंडिविजुअल ने, जिस फ्रेंड ने या रिलेटिव ने यदि उसने खुद साइन करके दिया है कि यह पैसा जब तक बैंक लोन रहेगा तब तक वो वापस नहीं लेगा, तो वो जो अनसिक्योर्ड लोन है वो क्वासी कैपिटल कहलाएगा। इसके अलावा यदि डिवेंचर का कोई ऐसा पोर्शन जो 18 महीने के अंदर कंपल्सरीली शेयर में कन्वर्टेबल है, तो वह भी इक्विटी का पार्ट होता है और उसको भी हम कैपिटल में काउंट करते हैं। हमारा दूसरा बास्केट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसे हम टर्म लायबिलिटीज या डेफर्ड लायबिलिटीज भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा है टर्म लोन। टर्म लोन क्या है कि टर्म लोन कोई भी बिजनेस एंटिटी यदि कोई लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है और उस लोन का जो पार्ट बैलेंस शीट के डेट के 1 साल के बाद पेमेंट करना है वह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के टर्म लोन में रिफ्लेक्ट होता है। इवन यदि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है उसको भी हम टर्म लोन में ही मानते हैं और वो टर्म लायबिलिटी ही हमारी मानी जाती है। अगला है हमारा डिवेंचर। यह एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी पब्लिक से बोरो करने के लिए यूज करती है। यह शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में रेज किया जा सकता है। 1 साल से ज़्यादा समय के लिए यदि कोई डिवेंचर इशू किए गए हैं तो वो हमारा टर्म लायबिलिटी में माना जाता है। इसमें कंपनी की ऑनरशिप नहीं दी जाती है, जबकि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंपनी पे करती है, और जब भी कंपनी के पास पैसा आ जाता है वो उस अमाउंट को वापस करके फिर डिवेंचर अपना वो ख़त्म कर सकता है। बॉन्ड एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे आरबीआई, नाबार्ड, इसके द्वारा फंड रेज करने के लिए पब्लिक में जारी किया जाता है। यदि कोई कंपनी रेज करती है तो वो डिवेंचर कहलाता है, और यदि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी पीएसयू या ये करती है तो वो बॉन्ड कहलाता है। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यह है कंपनी एक्ट के अनुसार यदि किसी कंपनी का नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ है तो वह डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। वह 6 महीने से लेकर 3 साल तक के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, और जो टर्म डिपॉजिट बैलेंस शीट के डेट के 1 साल बाद रीपेड होगा वह हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमें रिफ्लेक्ट करना होगा।
इसके बाद हमारा आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम डीलर। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल है और ओनली टर्मिनेशन पे ही वो पे होगा। यदि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पेएबल ओनली ऑन टर्मिनेशन, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो डीलर का है वो हमारा हमेशा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में होगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारा जैसे पेंशन के लिए हम करते हैं, ग्रेचुइटी के लिए करते हैं, तो ये हमारे हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का पार्ट होगा। इसके अलावा अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी पहले आपको कि यदि लेटर ऑफ पैकिंग दिया गया है तो वो पार्ट हो जाएगा क्वासी कैपिटल का, लेकिन यदि लेटर ऑफ पैकिंग नहीं दिया गया है तो इस केस में वो जो अनसिक्योर्ड लोन है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होगा, वो क्वासी कैपिटल नहीं कहलाएगा। तीसरा बास्केट है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटीज में जो सबसे पहले है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन। यदि बैंक बोरोइंग यदि कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट के रूप में या शॉर्ट टर्म के रूप में लिया गया हो, जिसे कि विद इन 1 ईयर पे करना है, तो ये हमारे लिए या किसी बिजनेस एंटिटी के लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मानी जाती है। दूसरा हमारा है सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर को हम ट्रेड क्रेडिटर भी कहते हैं। यह सप्लायर के द्वारा प्रोवाइड कराया हुआ क्रेडिट होता है जिसका अमाउंट अभी तक पे नहीं किया गया है, और ये हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। तीसरा होता है बिल्स पेएबल। जब ट्रेड क्रेडिटर के अमाउंट को बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा सप्लायर रिप्लेस करता है और बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज पर जो डेट दिए गए हैं उसी पर पेमेंट के लेने के लिए एग्री हो जाता है, तो वह अमाउंट बिल पेएबल अमाउंट को क्रेडिट कर एडजस्ट किया जाता है और ऐसे अकाउंट को बिल पेएबल में ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे अमाउंट को, और वो जो बिल्स पेएबल है वो विद इन 1 ईयर पेएबल होता है, जो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमारी कहलाती है। उसके बाद अगला है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। यदि कोई अमाउंट मतलब गुड सप्लाई करने के लिए हमने एडवांस ले लिया है कस्टमर से, तो वो भी हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा। इसके अलावा एक्सपेंसेस पेएबल या प्रोपोज डिविडेंड है। तो यदि कोई एक्सपेंस हो गया है और उसको पे नहीं किया गया है या डिविडेंड टोटली एग्रीड हो चुका है और वो पे नहीं किया गया है, तो वो भी हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का ही पार्ट होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल बिफोर टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप। यदि कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है गया है सप्लायर के द्वारा कि एज पर टर्म एनी टाइम बिफोर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वह करंट लायबिलिटी में होगा। यदि आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होगा। यदि पहले उसके टर्मिनेशन के पहले है तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का पार्ट होगा। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन जो विद इन 1 ईयर पेएबल है, वो भी हमारा करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है। इसके अलावा यदि एक्सपेंसेस में का यदि हमने प्रोविजन किया है जो कि विद इन 1 ईयर पेएबल है, तो वह भी करंट लायबिलिटीज का की ही पार्ट होगी। इस वीडियो में आपने लायबिलिटीज के तीनों बास्केट नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को देखा। अगले वीडियो में मैं आपको असेट के चारों बास्केट को विस्तार से बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो 3 सूत्र सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।